हेलो प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप लोगों की तैयारी बहुत बेहतरीन ढंग से चल रही होगी। जैसा कि आप जानते हैं, पिछली 4 कक्षाओं में हम लोगों ने प्राचीन भारत का इतिहास और मध्यकालीन भारत का इतिहास जो है, हम लोगों ने पिछली कक्षाओं में कंप्लीट किया है। आज की क्लास में हम लोग शुरू करने वाले हैं आधुनिक भारत का इतिहास। तो जो बच्चे आज हमारे चैनल पर नए हैं, तो प्लेलिस्ट में जाकर पिछली 4 कक्षाओं को देख सकते हैं, है ना? तो शुरू करते हैं आज की क्लास। वास्को डिगामा का मकबरा दफन स्थान भारत के निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? आपके ऑप्शन है। ऑप्शन ए दुर्गापुर पश्चिम बंगाल, चित्तौड़गढ़, कोच्चि केरल, कोयम्बटूर तमिलनाडु। तो बताइए बच्चों, आपका सही जवाब क्या होगा? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, कोच्चि केरल में स्थित है। अच्छा, हम लोग इससे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य भी देख लेते हैं जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। तो देखते हैं हम लोग। वास्को डिगामा का मकबरा दफन स्थान भारत के कुछ केरल में स्थित है। यह एक पुर्तगाल का नाविक, यह कहाँ का? पुर्तगाल का एक नाविक था, है ना? पुर्तगाल का नाविक था जिसने 20 मई 1498 इस ये जो है 20 मई 1498 1498 ईस्वी में भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट बंदरगाह पहुंचकर भारत और यूरोप के बीच नए समुद्री मार्ग की खोज की थी। कुछ लोग कहेंगे कि भारत की खोज की, भारत की खोज कैसे कर सकता? भारत तो पहले से ही था। उसने यूरोप और भारत के बीच एक नए समुद्री मार्ग की खोज की, है ना? चलिए देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। वर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाजों ने सूरत के पास स्थित स्वाली एस्चुरी में पुर्तगालियों को पराजित किया था। आपके ऑप्शन है। ऑप्शन ए 1609, ऑप्शन बी 1610, ऑप्शन सी 1612 और ऑप्शन डी 1618। तो बताइए बच्चों, आपका सही ऑप्शन क्या होगा? आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी 1612 ईस्वी में। ठीक है, इससे जुड़े हुए कुछ हम लोग फैक्ट देख लेते हैं। स्वाली का युद्ध 1612 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी और पुर्तगाली सेना के मध्य सूरत के पास स्थित स्वाली एस्चुरी में हुआ था। इस युद्ध में पुर्तगाली सेना पराजित हुई थी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हम लोग। वास्को डिगामा एक पुर्तगाली अन्वेषक ने वर्ष में भारत के समुद्री मार्ग की खोज की थी। आपके ऑप्शन है। ऑप्शन ए 1598, ऑप्शन बी 1500, ऑप्शन सी 1498, ऑप्शन डी 1600। बताइए बच्चों, आपका सही जवाब क्या होगा? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 1498 में। इससे जुड़े हुए कुछ हम लोग महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। वास्को डिगामा एक पुर्तगाली नाविक था, ये तो अभी हमने बताया था आप लोगों को। और ये भारत कब पहुंचा था? 20 मई 1498 ईस्वी को। और कहाँ पहुंचा था? कालीकट में, पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट बंदरगाह पहुंचा था, है ना? यह समुद्र के रास्ते से भारत पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति था जो समुद्री मार्ग से आया था। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हम लोग। दक्षिण भारत के किस राजा ने वर्ष 1471 में कोलाचेल की लड़ाई में डच ईस्ट इंडिया कंपनी को परास्त किया? है ना? चलिए देखते हैं। आपके ऑप्शन है। ऑप्शन ए वीरापांड्य कट्टाबोम्मन, राजराज चोल, मार्तंड वर्मा। ऑप्शन डी क्या है? हैदर अली। बताइए बच्चों, आपका सही ऑप्शन क्या होगा? आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी मार्तंड वर्मा। इनसे जुड़े हुए कुछ हम लोग फैक्ट देख लेते हैं जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अनियम तिरुनाल मार्तंड वर्मा त्रावणकोर के राजा थे। उन्होंने 1741 ईस्वी में कोलाचेल की लड़ाई में डच ईस्ट इंडिया कंपनी को परास्त किया। उन्होंने अपनी सेना को पश्चिमी देशों की तर्ज पर प्रशिक्षित और आधुनिक हथियारों से सुसज्जित कर शक्तिशाली और आधुनिक बनाया था। ये अपने राज्य में सामंती प्रभाव को खत्म करना चाहते थे, है ना? चलिए देखते हैं बच्चों अगला क्वेश्चन हम लोग। अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय सैनिकों द्वारा पहला बड़े पैमाने पर विद्रोह, वेल्लोर विद्रोह, किस वर्ष हुआ था? आपके ऑप्शन है। ऑप्शन ए 1812 में, ऑप्शन बी 1800 में, ऑप्शन सी 1806 में, ऑप्शन डी 1813 में। बताइए बच्चों, आपका सही जवाब क्या होगा? आपका सही जवाब होगा 1806 में।
इसलिए आपका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन सी। इनसे जुड़े हुए कुछ तथ्य देख लेते हैं हम लोग। वेल्लोर विद्रोह कब हुआ था? 10 जुलाई 1806 में, है ना, 10 जुलाई को। 1806 तो निशान लगा ही दिया है, 1806 10 जुलाई को हुआ था। मद्रास राज्य के वेल्लोर शहर में, वेल्लोर है कहाँ? मद्रास में। ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ भारतीय सिपाहियों का बड़े पैमाने पर हिंसक विद्रोह था। इस विद्रोह के दौरान विद्रोहियों ने वेल्लोर किले पर कब्जा कर लिया था, है ना। कहाँ कब्जा किया था? वेल्लोर किले पर, किले पर कब्जा कर लिया था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हम लोग। किस वर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी ने रणजीत सिंह के साथ अमृतसर की पहली संधि पर हस्ताक्षर किए? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1800 में, ऑप्शन बी 1805 में, ऑप्शन सी 1806 में और ऑप्शन डी 1809 में। बताइए बच्चों, रणजीत सिंह ने कब पहली संधि पर हस्ताक्षर किए? ये उन्होंने किए थे 1809 ईस्वी में। चलिए इनसे जुड़े हुए कुछ हम लोग महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। 25 अप्रैल 1809 ईस्वी को अमृतसर की संधि राजा रणजीत सिंह तथा अंग्रेजों के मध्य ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ हुई। इस संधि में मेटकाफ और रणजीत सिंह ने, किसने? रणजीत सिंह थे और मेटकाफ ने हस्ताक्षर किए। संधि की शर्तों के अनुसार सतलज नदी के दोनों राज्यों की सीमा मान ली गई। सतलज नदी को जो है दोनों राज्यों की सीमा मान ली गई तथा सतलज के पूर्व के राज्य अब अंग्रेजों के पास चले गए। इस समय लॉर्ड मिंटो प्रथम भारत का गवर्नर जनरल था, है ना। लॉर्ड मिंटो प्रथम भारत का क्या था? गवर्नर जनरल था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हम लोग। बक्सर के युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी मुगल सम्राट को प्रतिवर्ष कितने का भुगतान के लिए सहमत हुई? कितने रुपए के भुगतान के लिए सहमत हुई? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 42 लाख, ऑप्शन बी 26 लाख, ऑप्शन सी 44 लाख, ऑप्शन डी 68 लाख रुपए सालाना, है ना। बताइए बच्चों, आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? आपका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन बी, 26 लाख रुपए प्रतिवर्ष भुगतान के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी सहमत हुई। इनसे जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं हम लोग। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी में 1764 ईस्वी में अंग्रेजों तथा बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला एवं मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना के मध्य हुआ था। इस युद्ध में सेनापति हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में अंग्रेज विजयी हुए। सेनापति इनका कौन था? हेक्टर मुनरो अंग्रेज विजयी हुए। 12 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की प्रथम संधि के तहत अंग्रेज प्रतिवर्ष 26 लाख रुपए मुगल सम्राट को देने के लिए सहमत हुए। चलिए देखते हैं बच्चों अगला क्वेश्चन हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा पुर्तगाली उपनिवेश नहीं था? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी हुगली, ऑप्शन सी मछलीपट्टनम, ऑप्शन डी चौल। बताइए बच्चों, आपका सही ऑप्शन क्या होगा? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, मछलीपट्टनम पुर्तगाली उपनिवेश नहीं था। इससे जुड़े हुए हम लोग कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। मछलीपट्टनम पुर्तगाली उपनिवेश नहीं था, यह डचों का उपनिवेश था, उपनिवेश, और अन्य सभी पुर्तगाल के उपनिवेश थे। तो अन्य पुर्तगाली उपनिवेश देखते हैं हम लोग, याद रखिएगा आप लोग। पहला था दीव, दमन, बेसिन, बॉम्बे, गोवा, कन्नौर, कालीकट, कोचीन, कोलंबा, गैले, सतारा, ट्रिंकमेल, नागपट्टनम आदि थे। ये सब पुर्तगाली उपनिवेश थे। इसमें से जो मछलीपट्टनम था यह डचों का उपनिवेश था। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला। भारत में काजू का प्रथम परिचय किन लोगों ने कराया? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए डच, ऑप्शन बी ब्रिटिश, ऑप्शन सी फ्रांसीसी, ऑप्शन डी पुर्तगाली। बताइए बच्चों, किन लोगों ने काजू का परिचय कराया था? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी,
पुर्तगालियों ने काजू का परिचय कराया था। अच्छा, और पुर्तगालियों ने किन किन चीज़ों का परिचय कराया था वो भी तो देख लेते हैं, पता तो चलना चाहिए पुर्तगाली हमारे लिए क्या क्या लेकर आए थे। चलिए देखते हैं। भारतीय कृषि में पुर्तगालियों की महत्वपूर्ण देन है। भारत में तंबाकू, मूंगफली, आलू, लाल मिर्च, मकई और जो टमाटर हम लोग खाते हैं ये भी पुर्तगालियों की ही देन है। टमाटर, शकरकंद, चीकू, काजू, अमरूद, अमरूद भी है ना, पाइनएप्पल भी, एप्पल, पाइन एप्पल है ना, पाइनएप्पल इत्यादि। और पाइनएप्पल के अलावा जो शरीफा सुना होगा आप लोगों ने, है ना, शरीफा, ये भी पुर्तगालियों ये भी पुर्तगालियों की ही देन है। इसके अलावा भारत में पहली बार प्रिंटिंग प्रेस का प्रिंटिंग प्रेस प्रिंटिंग प्रेस का प्रयोग तथा जहाज निर्माण उद्योग पुर्तगालियों की ही देन है ना। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हम लोग। पहली डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना परिचालन किस वर्ष में शुरू किया? आपके ऑप्शन ए 1616 में, ऑप्शन बी 1650 में, ऑप्शन सी 1630 में, ऑप्शन डी 1670 में। बताइए बच्चों आपका सही जवाब क्या होगा? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 1616 में, है ना। इससे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं हम लोग। देन डेनमार्क के राजा क्रिश्चियन फोर्थ ने एक चार्टर के माध्यम से 17 मार्च 1616 ईस्वी को डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। कंपनी ने अपना परिचालन वर्ष 1616 में प्रारंभ किया। इसके उपरांत तंजौर जिले के त्रावणकोर में 1620 ईस्वी में कंपनी ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की। कब? 1620 ईस्वी में। और कहाँ की? त्रावणकोर में। इसके बाद बंगाल के सेरामपुर में 1776 में, दूसरी कब की? 1776 में, बंगाल के सेरामपुर दूसरी फैक्ट्री स्थापित की। 1845 ईस्वी में इन्होंने अपनी सभी फैक्ट्रियां ब्रिटिश सरकार को भेज दी। अपनी सभी फैक्ट्रियां किसको भेज दी? ब्रिटिश सरकार को भेज दी और भारत से ये लोग चले गए। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन हम लोग। बक्सर के युद्ध के बाद के नवाब ने इलाहाबाद और कड़ा को मुगल सम्राट को सौंप दिया, जो ब्रिटिश सैनिकों के संरक्षण के अंतर्गत आया था। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए बनारस, ऑप्शन बी भोपाल, ऑप्शन सी बहावलपुर और ऑप्शन डी अवध। बताइए बच्चों आपका सही जवाब क्या होगा? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी अवध। इनसे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य भी देख लेते हैं हम लोग। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 में बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला तथा मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय एवं हेक्टर मुनरो है ना के नेतृत्व वाली अंग्रेजी सेना के बीच लड़ा गया। इस युद्ध में मीर कासिम के नेतृत्व वाली सेना पराजित हुई। इस युद्ध में मीर कासिम युद्ध भूमि से भाग गया। कौन भाग गया? मीर कासिम, याद रखिएगा, मीर कासिम जो है युद्ध भूमि से भाग गया ये। जबकि शुजाउद्दौला एवं शाह आलम द्वितीय ने आत्मसमर्पण कर दिया। 12 अगस्त 1765 को क्लाइव के ने अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ इलाहाबाद की प्रथम संधि कर ली, जिनकी शर्तें कुछ इस प्रकार थीं। पहली शर्त क्या उन्होंने रखी? अवध के नवाब से इलाहाबाद एवं कड़ा के जिले लेकर मुगल सम्राट को दे दिए जाएंगे। और दूसरी शर्त, कंपनी 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन मुगल सम्राट को देगी। और तीसरी शर्त, मुगल सम्राट बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी कंपनी को प्रदान करेंगे। तो ठीक समझ गए आप लोग ना। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हम लोग। वास्को डिगामा किस वर्ष कालीकट में उतरा? हम लोग देख चुके हैं इस क्वेश्चन को पहले। चलिए देखते हैं फिर से एक बार। 1234 में, 1681 में, 1394 में और 1498 में। बताइए बच्चों आपका सही जवाब क्या होगा? आपका सही जवाब होगा 1498। चलिए इससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। ये 20 मई को आया था ना, 20 मई 1498 को कालीकट में उतरा था। वास्को डिगामा समुद्री मार्ग द्वारा अब्दुल मजीद
नामक गुजराती अब्दुल मजीद कौन सा था? गुजराती पथ प्रदर्शक था। पथ प्रदर्शक की सहायता से उत्तमाशा अंतरिक्ष को पार करते हुए भारत पहुंचने वाला पहला यूरोपीय व्यक्ति था, है ना। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हम लोग। निम्नलिखित में से किस सेना, ये सेवा नहीं यहाँ पर होना चाहिए, सेना, किस सेना, थोड़ा सा गलत हो गया, सही कर लीजिए, टाइपिंग मिस्टेक है। किस सेना की ताकत छापा मार गुरिल्ला रणनीति थी? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए मराठा, ऑप्शन बी ब्रिटिश, ऑप्शन सी मुगल और ऑप्शन डी नायक। बताइए बच्चों आपका सही जवाब। और मराठा किसके लिए प्रसिद्ध थे? मराठा गुरिल्ला रणनीति के लिए प्रसिद्ध थे। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए मराठा। इससे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। छापा मार गुरिल्ला रणनीति मुख्यतः मराठों शासकों की रणनीति थी। इस रणनीति को शिवाजी ने लोकप्रिय बनाया। इसको शिवाजी ने, है ना, शिवाजी ने लोकप्रिय बनाया था। शिवाजी ने मुगलों के विरुद्ध इस पद्धति का काफी प्रयोग किया था। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हम लोग। किस राजा के प्रशासन में अष्टप्रधान मंत्री परिषद थी? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए कृष्ण राय, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन सी शिवाजी और ऑप्शन डी अशोक। बताइए बच्चों आपका सही जवाब क्या होगा? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी शिवाजी। चलिए देखते हैं इससे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। शासन में शिवाजी की सहायता के लिए 8 बड़े अधिकारियों अथवा मंत्रियों का एक समूह था, जिसे क्या कहा जाता था? अष्टप्रधान कहा जाता था। ये 8 प्रधान निम्नलिखित थे। पहला कौन सा था? पेशवा अथवा प्रधानमंत्री, पेशवा अथवा प्रधानमंत्री। दूसरा था अमात्य अथवा मजमुआदार। तीसरा था मंत्री अथवा वाकिया नवीस। चौथा था सचिव अथवा सुरू नवीस चिटनिस। पांचवा था सुमंत अथवा दवीर। छठा था सेनापति अथवा सर ए नौबत। सातवां था पंडित राव। आठवां था न्यायाधीश। आठवां क्या था? न्यायाधीश। वास्तव में यह एक मंत्रिपरिषद अथवा समिति की तरह कार्य नहीं करता था, बल्कि प्रत्येक मंत्री अपने अपने विभाग का प्रधान था और यह शिवाजी की इच्छा पर निर्भर करता था कि वह उनसे पृथक पृथक अथवा सम्मिलित रूप से सलाह ले। उनकी सलाह मानने के लिए शिवाजी बाध्य नहीं थे। उनकी उनकी सलाह मानने के लिए शिवाजी बाध्य नहीं थे। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हम लोग। निम्न में से कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए तुकाराम, ऑप्शन बी चैतन्य, ऑप्शन सी नामदेव, ऑप्शन डी शंकराचार्य। बताइए बच्चों आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए तुकाराम, शिवाजी के समकालीन। निम्नलिखित किसके शासनकाल में मुगलों और मराठों के बीच द्वंद्व प्रारंभ हुआ? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी शाहजहां, ऑप्शन डी औरंगजेब। बताइए बच्चों आपका सही जवाब क्या होगा? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी औरंगजेब। इनसे जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। 1657 ईस्वी में मराठा शासक शिवाजी और मुगल बादशाह औरंगजेब का पहली बार मुकाबला हुआ। कब हुआ था? 1657 ईस्वी में, जब अहमदनगर तथा चुन्नार पर उन्होंने आक्रमण किया। इस संघर्ष में शिवाजी को पीछे हटना पड़ा। शिवाजी को पीछे हटना पड़ा, है ना। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। रानी लक्ष्मीबाई का विवाह झांसी के निम्नलिखित में से किस राजा से हुआ था? आपके ऑप्शन है, ए शिव राव, ऑप्शन बी दामोदर राव, ऑप्शन सी बाजीराव द्वितीय और ऑप्शन डी गंगाधर राव। बताइए बच्चों कौन सा सही जवाब होगा? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी गंगाधर राव। चलिए इनसे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं हम लोग। रानी लक्ष्मीबाई का विवाह 14 वर्ष की आयु में हुआ था, है ना।
1842 ईस्वी में 40 वर्ष के गंगाधर राव नेवालकर से हुआ था, जो झांसी के तत्कालीन महाराजा थे। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म काशी, अब वाराणसी में एक मराठा ब्राह्मण परिवार में, है ना, ब्राह्मण परिवार में हुआ था। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। सिराज उद दौला किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ था? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए बक्सर, ऑप्शन बी प्लासी, ऑप्शन सी वांडीवास, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइए बच्चों, आपका सही जवाब क्या होगा? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी प्लासी में। इससे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। सिराजुद्दौला प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ था। प्लासी 1757 ईस्वी में सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के मध्य हुआ। बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में मीर कासिम शुजाउद्दौला एवं शाह आलम द्वितीय का त्रिगुट और अंग्रेजों के बीच हुआ। वांडीवास का 1760 ईस्वी में फ्रांसीसी एवं अंग्रेजी सेना के मध्य हुआ। ये जो तीनों उपरोक्त हैं, प्लासी, बक्सर, वांडीवास, तीनों युद्धों में अंग्रेजों की विजय हुई थी, है ना। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। रंगपट्टनम एक ऐतिहासिक शहर जिसे टीपू सुल्तान और उसके पिता हैदर अली की कब्रों का घर माना जाता है, वह निम्नलिखित किस शहर से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए बेंगलुरु, ऑप्शन बी मैंगलुरु, ऑप्शन सी मैसूर और ऑप्शन डी बेलगाम। बताइए बच्चों, क्या ऑप्शन सही होगा? आपका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन सी मैसूर। इनसे जुड़े हुए कुछ तथ्य देखते हैं। टीपू सुल्तान 1799 ईस्वी में अंग्रेजों से युद्ध करते हुए श्रीरंगपट्टनम है, कहाँ ये? कर्नाटक में है, कर्नाटक में शहीद हो गए। टीपू सुल्तान और उसके पिता हैदर अली की कब्र श्रीरंगपट्टनम में स्थित है। यह मैसूर से 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। टीपू सुल्तान को क्या कहा जाता है पता है? मैसूर का शेर भी कहा जाता है टीपू सुल्तान को, मैसूर का शेर, है ना। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए हैदराबाद का, ऑप्शन बी मदुरई का, ऑप्शन सी मैसूर का और ऑप्शन डी विजयनगर का। बताइए बच्चों, अभी बताया है, तो आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी मैसूर का, है ना। चलिए देखते हैं इनसे जुड़े हुए कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य। टीपू सुल्तान फतेह अली टीपू हैदर अली का पुत्र था तथा मैसूर का शासक था। ये अंग्रेजों से युद्ध के दौरान हैदर अली की मृत्यु के बाद टीपू सुल्तान मैसूर का शासक बना, जो अपने पिता की भांति योग्य तथा पराक्रमी था। टीपू की मृत्यु चतुर्थ आंग्ल युद्ध, है ना, चतुर्थ आंग्ल युद्ध के दौरान 1799 ईस्वी में हुई थी, है ना। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। ब्रिटिश शासन को भारत से उखाड़ फेंकने के लिए इनमें से किसने फ्रांसीसियों की मदद मांगी थी? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए संभाजी, ऑप्शन बी शिवाजी, ऑप्शन सी हैदर अली और ऑप्शन डी टीपू सुल्तान। बताइए बच्चों, आपका सही जवाब क्या होगा? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी टीपू सुल्तान। इनसे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य भी देख लेते हैं। ब्रिटिश शासन को भारत से उखाड़ फेंकने के लिए टीपू सुल्तान ने फ्रांसीसियों से मदद मांगी थी। श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया, है ना। वह जैकोबिन क्लब का सदस्य बना। ये किसका सदस्य बना था अगर पूछा जाए? जैकोबिन क्लब का, स्वतंत्र का। और स्वतंत्र जो है वृक्ष कहाँ लगाया था? श्रीरंगपट्टनम ने वृक्ष लगाया था, है ना, कहाँ? रंगपट्टनम में। श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई में अंग्रेजों ने किसे पराजित किया? अभी हम लोगों ने देखा है, चलिए देखते हैं फिर से एक बार। ऑप्शन ए हैदर अली, ऑप्शन बी पेशवा माधवराव और ऑप्शन सी टीपू सुल्तान और ऑप्शन डी पेशवा बाजीराव। बताइए बच्चों,
इसका जवाब क्या होगा सही? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, टीपू सुल्तान को। और थोड़ा इससे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य भी देख लेते हैं, है ना। श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई में अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान को पराजित किया। श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 ईस्वी में हुई। इस संधि में टीपू सुल्तान अंग्रेजों को अपना राज्य का आधा भूक्षेत्र तथा उसके साथ ही मराठा और निजाम को भी कुछ भाग देने पड़े। अंग्रेजों ने युद्ध क्षतिपूर्ति से श्रीरंगपट्टनम श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई में अंग्रेजों ने किसे पराजित किया? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए हैदर अली, ऑप्शन बी पेशवा माधवराव, ऑप्शन सी टीपू सुल्तान और ऑप्शन डी बेजवा और ऑप्शन डी पेशवा बाजीराव। बताइए बच्चों, आपका सही जवाब क्या होगा? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, टीपू सुल्तान। इसको हम लोग कई बार देख चुके हैं ना। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन अवध का प्रथम नवाब था? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए आसिफ उद्दौला, ऑप्शन बी सादत खान, ऑप्शन सी सुजाओ उद्दौला और ऑप्शन डी सफदरगंज। बताइए बच्चों, आपका सही जवाब क्या होगा? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी सादत खान। अच्छा, इनसे जुड़े थोड़ा सा है कुछ फैक्ट देख लेते हैं, है ना। अवध के प्रथम नवाब सादत अली खान थे और इनका कार्यकाल क्या था? 1722 से 1739। ये प्रथम नवाब थे अवध के। और अंतिम नवाब कौन थे? अंतिम नवाब थे वाजिद अली शाह, वाजिद अली शाह। इनका कार्यकाल क्या था? इनका कार्यकाल था 1847 से 1856 ईस्वी, है ना। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हम लोग। इनमें से किस लड़ाई में अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब सिराज उद्दौला को हराया था? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1757 में प्लासी लड़ाई में, 1760 में वांडीवास की लड़ाई में, ऑप्शन सी है 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में और ऑप्शन डी है 1764 में बक्सर की लड़ाई में। बताइए बच्चों, आपका सही जवाब क्या होगा? आपका सही जवाब होगा 1757 ईस्वी में प्लासी की लड़ाई में हराया था, है ना। इनसे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य भी देखते हैं। प्लासी की लड़ाई 23 जून 1757 ईस्वी को अंग्रेजों के सेनापति रॉबर्ट क्लाइव एवं बंगाल के नवाब सुराजुद्दौला और अपने सेनापति मीर जाफर की धोखाधड़ी के कारण अंग्रेजों से पराजित हो गए। सिराजुद्दौला जो है अपने सेनापति की धोखाधड़ी मीर जाफर की पराजित हो गए एवं अंग्रेजों ने मीर जाफर को नवाब बना दिया। बाद में अंग्रेजों ने 1760 में मीर जाफर को हटाकर उसके दामाद मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हम लोग। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया? 1748 में, 1757 में, 1764 में और 1782 में। बताइए बच्चों, आपका सही जवाब होगा 1757 में। अच्छा, ये किनके किनके बीच हुआ था? तो प्लासी की लड़ाई 23 जून 1757 ईस्वी को अंग्रेजों के सेनापति रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ था, है ना। ये याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हम लोग। प्लासी की लड़ाई अंग्रेजों और के बीच लड़ी गई। बताइए, ये अब की तीसरी बार आया है, किसके बीच लड़ी गई बच्चों? आपको पता होगा ना, ये लड़ी गई सिराजुद्दौला के बीच, है ना। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। डलहौजी ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के लिए अवध को कब्जे में लिया। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए सहायक गठबंधन की नीति के माध्यम से, ऑप्शन बी युद्ध छेड़कर, ऑप्शन सी राज्य में अव्यवस्था के माध्यम से और ऑप्शन डी हड़प नीति के माध्यम से। बताइए बच्चों, आपका सही जवाब क्या होगा? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, राज्य में अव्यवस्था के माध्यम से। चलिए देखते हैं इससे जुड़े हुए कुछ फैक्ट्स। लॉर्ड डलहौजी जिस कार्य के लिए चर्चित रहा वह उसकी हड़प नीति थी। वर्ष 1856 ईस्वी में अवध का विलय जेम्स आउट्रम की रिपोर्ट के आधार पर कुशासन का आरोप लगाकर लिया गया। उस वक्त अवध के नवाब वाजिद अली शाह थे। डलहौजी ने 1849 में पंजाब का विलय किया। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ब्रिटिश में
ब्रिटिश ने निम्नलिखित में से किस भाषा को भारतीय समाज में प्रस्तुत करने की उत्सुकता दिखाई? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए संस्कृत, ऑप्शन बी हिंदी और ऑप्शन सी अंग्रेजी और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइए बच्चों। तो आपका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन सी अंग्रेजी। निम्नलिखित में से किसे अंग्रेजों द्वारा शुरू किए गए सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से एक माना जाता है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए शिपिंग, ऑप्शन बी रेलवे, ऑप्शन सी वृक्षारोपण और खान और ऑप्शन डी बैंकिंग और बीमा। बताइए बच्चों, कौन सा उनका महत्वपूर्ण योगदान था? उनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान था रेलवे, है ना। इससे जुड़े हुए कुछ हम लोग महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। दिए गए विकल्पों में से रेलवे को अंग्रेजों द्वारा किया गया सबसे महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। भारत में सर्वप्रथम रेलवे 16 अप्रैल 1853 को लॉर्ड डलहौजी ने 1848 से 1856 में इनका कार्यकाल रहा। बम्बई से थाने के बीच पहली ट्रेन कहाँ के बीच चली? बम्बई और थाने के बीच 34 किलोमीटर तक चलाई गई थी। ठीक है, तो सबसे महत्वपूर्ण योगदान उनका रहा है रेलवे में। ठीक, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। स्थायी बंदोबस्त सबसे पहले शुरू किया था? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए बंगाल और बिहार में, ऑप्शन बी उड़ीसा और उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन सी गुजरात में और ऑप्शन डी राजस्थान में। बताइए बच्चों, आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? सबसे पहले स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था जो है बंगाल और बिहार में शुरू की गई थी, है ना। इससे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य भी देख लेते हैं हम लोग। स्थायी बंदोबस्त सबसे पहले बंगाल और बिहार में शुरू किया गया था। स्थायी बंदोबस्त अथवा स्तंभरारी बंदोबस्त ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के जमींदारों के बीच कर वसूलने से संबंधित एक स्थायी व्यवस्था हेतु समझौता था, जिसे बंगाल में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा, किसके द्वारा? कॉर्नवालिस द्वारा, है ना, कॉर्नवालिस द्वारा 22 मार्च 1793 को कब लागू किया गया? ये 1793 को लागू किया गया था। इस व्यवस्था के तहत लगान का 10/11 भाग सरकार का तथा 1/11 भाग जो है जमींदारों के लिए निश्चित किया गया था। यह व्यवस्था ब्रिटिश भारत में 19% भूभाग में विस्तृत थी, है ना। ब्रिटिश का जो भारत था उसमें 19% भूभाग पर यह व्यवस्था लागू थी। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। इनमें से कौन हड़प नीति का कट्टर समर्थक था? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड मिंटो और लॉर्ड हेस्टिंग। बताइए बच्चों, आपका सही ऑप्शन होगा लॉर्ड डलहौजी इसका कट्टर समर्थक था, है ना। इसके महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल 1848 से 1856 1848 से 1856 के मध्य था। लॉर्ड डलहौजी ने भारतीय राज्यों को ब्रिटिश क्षेत्र में सम्मिलित करने के लिए राज्य हड़प नीति अथवा व्यक्तिगत सिद्धांत अपनाया, जिसके तहत सतारा प्रथम राज्य, जिसको जो है इसने हड़पा, जैतपुर, संभलपुर, बघाट, उदयपुर, झांसी, नागपुर एवं अवध का भी विलय किया इसने। डलहौजी के समय ही प्रथम रेल मुंबई से थाने और कब चली थी? अभी बताया था 1853 ईस्वी में, है ना, चलाई गई थी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। में ब्रिटिश सरकार ने भारत में सरकार की संरचना में कुछ सुधारों की घोषणा की, जिन्हें मार्ले मिंटो सुधार के रूप में जाना जाता है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए कब शुरू किया? 1903 में, 1909 में, 1912 में, 1939 में। बताइए बच्चों, आपका सही जवाब क्या होगा? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 1919 में, है ना। और इससे जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य भी देखते हैं हम लोग। 1919 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम को भारत का सचिव और वायसराय के नाम पर मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है। इस एक्ट के तहत केंद्रीय व प्रांतीय विधानमंडलों के आकार एवं शक्ति में वृद्धि की गई तथा मुस्लिमों के पृथक निर्वाचन, है ना, मुस्लिमों के लिए जो है पृथक निर्वाचन
निर्वाचन एवं मताधिकार की व्यवस्था की गई। इसके परिणाम स्वरूप हिंदू मुस्लिम एकता में दरार पड़ गई, जो कालांतर में भारत के विभाजन का आधार बनी। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष में कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1757 में, ऑप्शन बी 1765 में, ऑप्शन सी 1773 में और ऑप्शन डी 1792 में। बताइए बच्चों, कब हुई थी सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना? सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी 1773 में। इससे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य भी देखते हैं हम लोग। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से इंग्लैंड के सम्राट को कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापित करने का अधिकार प्राप्त हुआ। 26 जुलाई 1774 को कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। यहाँ एक मुख्य तथा 3 अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की व्यवस्था की गई, जो अंग्रेजी कानून के अनुसार प्रजा के मुकदमों का निर्णय करते थे। इसका कार्यक्षेत्र बंगाल, बिहार और उड़ीसा है ना, उड़ीसा तक था। सर एलिजा एम्पे इसके मुख्य न्यायाधीश नियुक्त थे, एलिजा एम्पे। और 3 अन्य न्यायाधीश थे, चेम्बर्स, लिमेस्टर और हाइट। हाँ, तो ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। भारत में पहली रेलगाड़ी किस वर्ष में और किन 2 स्थानों के बीच चलाई गई? फिलहाल ये अभी हमने क्वेश्चन बता दिया है, लेकिन एक बार फिर से देख लेते हैं जिससे आपको याद हो जाए। 1936 में मुंबई और थाने के मध्य, 1853 में मुंबई और सूरत के मध्य, 1853 में मुंबई और थाने के मध्य, 1851 में मुंबई और घाटकोपर के मध्य। बताइए बच्चों, इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 1853 ईस्वी में मुंबई और थाने के मध्य चलाई गई थी। चलिए इससे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य भी देख लेते हैं। भारत में पहली रेलगाड़ी डलहौजी गवर्नर काल में 16 अप्रैल 1853 को मुंबई और थाने के मध्य 34 किलोमीटर छोटे रेल मार्ग पर चलाई गई और पहला विद्युतीकरण रेल मार्ग मुंबई वीटी से कुर्ला हार्बर के मध्य चलाया गया था, है ना। चलिए ठीक है, देखते हैं अगला। भारत में सबसे पहली जनगणना किस वर्ष में हुई थी? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1852, 1872, 1881 और 1952। बताइए बच्चों, इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है 1872 ईस्वी में। और इससे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य भी हम लोग देख लेते हैं। भारत में जनगणना की शुरुआत 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई। भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 में हुई, और वो भी किसके कार्यकाल में? लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुई, है ना। 2011 की जनगणना भारत की कौन सी जनगणना थी? 15वीं, है ना। और स्वतंत्र भारत की ये 7वीं जनगणना थी 2011 की। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। 1866 में भारत के संदर्भ में चर्चा करने और भारतीय कल्याण को बढ़ावा देने के लिए ब्रिटिश सार्वजनिक अधिकारियों को प्रभावित करने के लिए लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का आयोजन किसने किया था? आपके ऑप्शन है, दादा भाई नौरोजी, महात्मा गांधी, विपिन चंद्रा और ऑप्शन डी है जवाहरलाल नेहरू ने। तो बच्चों बताइए, आपका सही जवाब क्या होगा? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, दादा भाई नौरोजी ने, है ना। चलिए देखते हैं महत्वपूर्ण तथ्य। दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश कालीन भारत के एक पारसी थे, है ना। किस समुदाय से थे ये? पारसी। बुद्धिजीवी, राजनैतिक एवं सामाजिक नेता थे। उन्हें भारत का वयोवृद्ध पुरुष कहा जाता है। 1866 में भारत के संदर्भ में चर्चा करने और भारतीय कल्याण को बढ़ावा देने के लिए ब्रिटिश सार्वजनिक अधिकारियों को प्रभावित करने के लिए लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किया। वह 1892 से 1895 तक यूनाइटेड किंगडम के हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य थे, है ना। किसके सदस्य थे? हाउस ऑफ कॉमन्स के। चलिए बच्चों देखते हैं अगला प्रश्न।
निम्नलिखित में से कौन सा दूसरा प्रांत था जिसने सहायक संधि को स्वीकार किया था? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए अवध, ऑप्शन बी मैसूर, ऑप्शन सी पूना, ऑप्शन डी तंजौर। बताइए बच्चों, आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी मैसूर। चलिए इससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम भारतीय शासक हैदराबाद का निजाम था। निजाम ने सन 1798 में लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार किया। मैसूर दूसरा राज्य था जिसने 1799 में संधि पर हस्ताक्षर किए, जबकि 1801 ईस्वी में वेलेजली ने 1801 ईस्वी ने है ना वेलेजली ने अवध के नवाब को भी इस संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य किया। सहायक संधि किसी भी राज्य की संप्रभुता को छीनने वाला दस्तावेज था, है ना। चलिए ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान भूमि राजस्व प्रणाली से संबंधित नहीं थी? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए जमींदारी स्थायी बंदोबस्त, ऑप्शन बी महालवाड़ी, ऑप्शन सी दस्तक और ऑप्शन डी रैयतवाड़ी। बताइए बच्चों, आप कौन सा ऑप्शन सही होगा? आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी दस्तक, है ना। चलिए देखते हैं इससे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण। अंग्रेजों के आवागमन से पूर्व भारत में जो परंपरागत भूमि व्यवस्था कायम थी उसमें भूमि पर किसानों का अधिकार था तथा फसल का एक भाग सरकार को दे दिया जाता था। वर्ष 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्राप्त कर ली। यद्यपि 1771 ईस्वी तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में प्रचलित पुरानी भू राजस्व व्यवस्था को जारी रखा, परंतु कंपनी ने भू राजस्व की दरों में वृद्धि कर दी। मुख्य रूप से अंग्रेजों ने भारत में 3 प्रकार की भू राजस्व पद्धतियां लागू की। सबसे पहली है जमींदारी पद्धति 1793 ईस्वी में, और दूसरी है रैयतवाड़ी पद्धति 1792 ईस्वी में, तीसरी है महालवाड़ी पद्धति 1822 ईस्वी में, जबकि दस्तक कोई भू राजस्व प्रणाली नहीं थी, है ना। ये कोई भू राजस्व प्रणाली नहीं थी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। बम्बई, बॉम्बे छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल से थाने तक भारत में पहली यात्री ट्रेन किस वर्ष चली? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1835, 1825, 1853 और 1840। ये क्वेश्चन हम लोग कई बार देख चुके हैं, याद रखिएगा थोड़ा सा, कई बार आने का मतलब है ये महत्वपूर्ण है ना। चलिए देखते हैं इसका सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन सी 1853 में, है ना। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। बाल विवाह अवरोध अधिनियम 1929 को निम्नलिखित किसी अन्य नाम से भी जाना जाता है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए शारदा अधिनियम, ऑप्शन बी विजयलक्ष्मी पंडित अधिनियम और ऑप्शन सी नैडो अधिनियम और ऑप्शन डी नानावटी अधिनियम। बताइए बच्चों, आपका सही जवाब क्या होगा? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, इसको और अन्य नाम शारदा अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है ना। इससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं हम लोग। शारदा अधिनियम के तहत लड़कियों की शादी की उम्र 14 से, है ना, और लड़कों की उम्र 18 साल। लड़कियों की 14 साल और लड़कों की 18 साल तय की गई। इसे बाद में लड़कियों के लिए 18 साल, ये 14 वाली कितनी कर दी गई? 18, और लड़कों के लिए क्या कर दी गई? 21 साल, है ना। 1929 ईस्वी में अजमेर निवासी एक प्रसिद्ध शिक्षाविद डॉक्टर हरविलास शारदा के प्रयत्नों से बाल विवाह निषेध कानून प्रभाव में आया। इन्हीं के नाम पर इसे शारदा अधिनियम कहा जाने लगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। 1764 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित भारत का पहला डाकघर निम्नलिखित में से किस स्थान पर था? आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए सिक्किम में, ऑप्शन बी पुणे में, ऑप्शन सी मद्रास या चेन्नई पहले, और ऑप्शन डी बॉम्बे या मुंबई में। बताइए बच्चों, आपका सही जवाब क्या होगा? पहला डाकघर, तो पहला डाकघर था, आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी बॉम्बे में, है ना। इससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्य भी देखते हैं हम लोग। भारत में पहला डाकघर 1764 में बॉम्बे में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित किया गया था। अक्टूबर 1854 को पहला अखिल भारतीय डाक टिकट कब जारी किया गया था? 1854 में।
टिकट, है ना, जारी किया गया। और डाकघर कब? 1764 में। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856, जिसे अधिनियम XV 1856 भी कहा जाता है, 26 जुलाई 1856 को लागू हुआ, जिसे लॉर्ड द्वारा पारित किया गया था। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए होर्डिंग के द्वारा, ऑकलैंड के द्वारा, कैनिंग के द्वारा और मेटकॉफ के द्वारा। बताइए बच्चों, आपका सही जवाब क्या होगा? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, कैनिंग के द्वारा। इससे जुड़े हुए कुछ तथ्य देखते हैं बच्चों जल्दी से। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 26 जुलाई 1856 को लागू हुआ, जिसे अधिनियम XV 1856 भी कहा जाता है। यह अधिनियम लॉर्ड कैनिंग के द्वारा पारित किया गया था। लॉर्ड कैनिंग भारत के कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल था, है ना, ये अंतिम था, अंतिम गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल, जनरल, है ना, तथा भारत का प्रथम वायसराय, ये प्रथम वायसराय था, अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय था। इसके समय में ही राज्य विलय की नीति का, इसके समय में ही राज्य विलय की नीति को समाप्त कर दिया गया था, है ना। चलिए ठीक, देखते हैं अगला प्रश्न। 1891 में BM मालाबारी के प्रयासों को तब फल मिला जब सहमत की उम्र अधिनियम को पारित किया गया, जिसके अनुसार वर्ष से कम बालिका को विवाह का पर प्रतिबंध था। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 14 वर्ष, ऑप्शन बी 12 वर्ष, ऑप्शन सी 18 वर्ष, ऑप्शन डी 16 वर्ष। बताइए बच्चों, आपका सही जवाब क्या होगा? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 12 वर्ष से कम बालिका को विवाह पर प्रतिबंध था। ठीक है, इससे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं हम लोग। सन 1891 में लॉर्ड लैंसडाउन के शासनकाल में पारित एज ऑफ कंसेंट एक्ट अधिनियम के तहत बालिकाओं के विवाह की न्यूनतम आयु कितनी? 12 वर्ष, है ना, 12 वर्ष निर्धारित की गई। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। 1795 और 1804 के बंगाल विनियमन अधिनियमों ने घोषित किया। ऑप्शन है, ऑप्शन ए सती प्रथा को अवैध 1829 में अवैध, कन्या हत्या को अवैध, विधवा पुनर्विवाह को अवैध और बाल विवाह को अवैध। बताइए बच्चों, आपका सही ऑप्शन क्या होगा? आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, कन्या हत्या को अवैध। चलिए देख लेते हैं इससे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। 1795 ईस्वी और 1804 ईस्वी के बंगाल का विनियम अधिनियमों द्वारा कन्या हत्या को अवैध घोषित किया गया। इस अधिनियम के अंतर्गत शिशु हत्या पर, इस अधिनियम के अंतर्गत जो है शिशु हत्या पर प्रतिबंध लगा दिया गया। ठीक है, प्रतिबंध लगा दिया गया। ठीक, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। हंटर आयोग ने किसके विकास पर अधिक बल दिया? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए प्राथमिक शिक्षा पर, ऑप्शन बी माध्यमिक शिक्षा पर, ऑप्शन सी स्त्री शिक्षा पर और ऑप्शन डी तकनीकी शिक्षा पर। बताइए बच्चों, आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? तो हंटर आयोग ने जो है प्राथमिक शिक्षा पर, है ना, इसके विकास पर अधिक बल दिया। इससे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य भी देखते हैं हम लोग। 1882 ईस्वी में सरकार ने W हंटर की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया, जिसका कार्य 1854 के पश्चात देश में शिक्षा की दिशा में किए गए प्रयासों एवं उसकी प्रगति की समीक्षा करना था। हंटर आयोग का कार्य केवल प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा तक ही सीमित रहा, है ना। भारत में यातायात व्यवस्था, ट्रैफिक सिस्टम की शुरुआत का श्रेय किसको जाता है? बताइए, भारतीय शासक को, ब्रिटिश शासक को, मुगल शासक को या डच शासक को? बताइए बच्चों, आपका सही जवाब क्या होगा? आपका सही जवाब होगा ब्रिटिश शासक को, है ना। और इससे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य भी देखते हैं हम लोग। भारत में यातायात व्यवस्था की शुरुआत का श्रेय ब्रिटिश शासक को जाता है। 1854 में, कब? 1854 में जनरल लॉर्ड डलहौजी, है ना, डलहौजी भारत के मुख्य स्थानों को जोड़ने के लिए ट्रंक लाइन की रूपरेखा बनाई। ईस्ट इंडिया कंपनी ने रेलवे की शुरुआत 16 अप्रैल 1853 को किया। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। महालवाड़ी प्रणाली कहाँ लागू की गई थी?
आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए बिहार में, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन सी महाराष्ट्र में और ऑप्शन डी मद्रास में। बताइए बच्चों, आपका सही जवाब क्या होगा? आपका सही जवाब है महालवाड़ी प्रणाली जो है उत्तर प्रदेश में लागू की गई थी, है ना। और इससे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य भी देखते हैं हम लोग। महालवाड़ी व्यवस्था उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत में लागू थी। जो ब्रिटिश भारत के कुल भूभाग का कितना 30% था, है ना, 30% था। महालवाड़ी व्यवस्था थी क्या? महाल का तात्पर्य है जागीर या गांव होता है। इस पद्धति में प्रत्येक महाल गांव के साथ स्थापित की गई, कृषक के साथ नहीं। ग्राम या महाल पर आधारित भूमि व्यवस्था के साथ रैयतवाड़ी बंदोबस्त की कुछ नीतियों को मिलाकर लागू की गई। हाल्ट मैकेंजी इसके जन्मदाता हैं। इसके जन्मदाता कौन है? हाल्ट हाल्ट मैकेंजी, मैकेंजी है ना, हाल्ट मैकेंजी इसके जन्मदाता हैं। 1819 के प्रतिवेदन में महालवाड़ी व्यवस्था का उल्लेख है और इसे लागू कब किया गया था, ये भी तो पता होना चाहिए। 1882 में इसे लागू किया गया, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। भूदान और ग्रामदान आंदोलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरुआत किया गया था? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए विनोबा भावे, ऑप्शन बी एम के गांधी, ऑप्शन सी जयप्रकाश नारायण और ऑप्शन डी आचार्य कृपलानी। बताइए बच्चों, सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए विनोबा भावे द्वारा भूदान ग्रामदान आंदोलन शुरुआत की गई थी, ठीक है। इससे जुड़े हुए कुछ हम लोग तथ्य भी देखते हैं। भूदान आंदोलन संत विनोबा भावे द्वारा सन कब शुरू किया गया था? 1951 में। यह स्वैच्छिक भूमि सुधार आंदोलन था। इस आंदोलन के माध्यम से समाज के सभी वर्गों के हितों की रक्षा की गई थी। यह आंदोलन वर्तमान के तेलंगाना है ना, तेलंगाना राज्य के पोचमपल्ली, ठीक है ना, पोचमपल्ली गांव से शुरुआत की गई थी, ठीक। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। 1928 के बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए लाला लाजपत राय, ऑप्शन बी सरदार वल्लभ भाई पटेल और ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू और ऑप्शन डी विपिन चंद्र पाल। बताइए बच्चों, आपका सही जवाब क्या होगा? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, है ना। चलिए इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य भी देखते हैं हम लोग। वर्ष 1928 के बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। यह एक किसान आंदोलन, यह कैसा आंदोलन था? किसान आंदोलन था, है ना, ये किसान आंदोलन था। इस आंदोलन में सरदार पटेल ने लगान वृद्धि का विरोध किया। जो लगान लगाया जाता था उसका विरोध इन्होंने किया था। आंदोलन के सफल होने के बाद वहां की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को, यहीं से इनको जो है सरदार की उपाधि, है ना, इसी आंदोलन के सफल होने के बाद से यहीं से इनको सरदार की उपाधि प्राप्त हुई, उपाधि, वो भी महिलाओं द्वारा, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। ये आज की क्लास का आपका अंतिम प्रश्न है और जिन बच्चों को क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज कमेंट में जाकर जरूर बताएं, है ना, और वीडियो को भी अधिक से अधिक लाइक करें और शेयर करें। और जो बच्चे नए आए हुए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। और जो भी क्लास में कुछ कमियां हो तो आप कमेंट करके हम लोग को जरूर सूचित करें, उसमें सुधार की जाएगी, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला सवाल। निम्नलिखित में से कौन अवध के कृषक आंदोलन का नेता था? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए बाबा रामचंद्र, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी बी आर अम्बेडकर और ऑप्शन डी अल्लूरी सीताराम राजू। बताइए बच्चों, आपका सही जवाब क्या होगा? अवध कृषक आंदोलन के नेता थे बाबा रामचंद्र, ठीक है। और इनसे जुड़े हुए कुछ हम लोग तथ्य भी देखते हैं। अवध के कृषक आंदोलन के नेता बाबा रामचंद्र थे। ये मूलतः कहाँ के रहने वाले थे? ये महाराष्ट्र के रहने वाले थे, है ना, ये महाराष्ट्र के रहने वाले थे। इन्होंने जमींदारी के विरुद्ध अवध के किसानों को संगठित करने के लिए पहल की। ये सन्यासी वेश में रहकर सभाएं आयोजित करने लगे। रामचरितमानस के पाठ द्वारा किसानों को जागृत एवं संगठित किया। इनके प्रयास से अक्टूबर 1920 में प्रतापगढ़ में एक समानांतर संगठन अवध किसान सभा का गठन किया गया, है ना। इसका गठन किया गया अवध किसान सभा का, है ना। और ये कब गठन किया गया था? 1920 में प्रतापगढ़ में।